हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये भी मैंने इसलिए भी बनाया है कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जिन्होंने बचपन का रोल प्ले किया था बबीता का, वो बच्ची सिर्फ 19 साल की थी और किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी पता चला कि वो बीमारी थी डर्मामायोसाइटिस। ये जो बीमारी थी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बट इस बीमारी की वजह से वो इतना जल्दी एक्सपायर हो जाए, क्या वाकई में इसी वजह से उनकी डेथ हो गई? क्या हुआ होगा और ये क्या बीमारी है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। आपकी किसी भी इंटरनल प्रॉब्लम का जो होगा एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन आपकी स्किन ही है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि क्यों स्किन डिजीज या स्किन के ऊपर किसी भी कंप्लेंट का अपीयरेंस होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि हमारा जो स्किन है वो सबसे पहले हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारा इंटरनल ऑर्गन जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तभी हमारी स्किन के ऊपर सिम्टम आ रहे हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक वीडियो बनाया जिसमें भी ये बताया था। और आप देखिए कि जब भी इंसान अंदर से बीमार होगा आपको एक्सटर्नली आपकी स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी। लेकिन क्योंकि अभी टाइम ऐसा है, सभी को सुंदर दिखना है, कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, तो बिना डॉक्टर कंसल्टेंसी के बार आप सीधा मैं केमिस्ट के पास जाके या दादी नानी से जाके सीधा वो एक ट्रीटमेंट लेते हैं और उसको लगा के उसको रातों रात छू मंतर करना चाहते हैं। मोस्टली तो आप अपनी ये जो कंप्लेंट्स है वो किसी के साथ डिस्कस तक नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या पता क्या सोचेगा कोई कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं इसको कोई और अछूत वाली बीमारी तो नहीं हो रही है। ऐसा ऐसा करके हम दिमाग में ही अपनी एक पिक्चर बनाते जाते हैं और उसकी वजह से हम अपनी बीमारियों को कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। ये सिर्फ स्किन की नहीं, ये सभी बीमारियों के लेके प्रॉब्लम है। हर बार बोलती हूँ मैं अपने वीडियोस में कि अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कभी ना करें, और जिस तरीके से डॉक्टर एडवाइस करते हैं, कोई भी पैथी का डॉक्टर हो बट डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। डॉक्टर ने अगर कोई टेस्ट लिखा है तो उस टेस्ट को जरूर करवाएं, और जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है, जिस तरीके से दिया है, वही ट्रीटमेंट आप लें। अब जो ये प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं डर्मामायोसाइटिस, यानी डर्मा मीन्स स्किन, मायो मीन्स मसल, और ITIS जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक इन्फ्लामेशन। तो ये क्या है? ये है स्किन और मसल्स का इन्फ्लामेशन। इसमें स्किन पे रैशेज होने शुरू हो जाते हैं और जो मसल्स होती है वो वीक पड़ना शुरू कर जाती है। अब वीक पड़ना ऐसा नहीं है कि वो रातों रात वीक हो रही है, रैशेज भी ऐसे नहीं है कि रातों रात ही वो कोई रैशेज बन गए हैं आपके पूरे बॉडी पार्ट में। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पे है। सबसे टिपिकली आप इसको अगर समझना चाहेंगे तो स्किन के जो रैशेज होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे। मतलब आपकी बॉडी को अगर दो भाग में काटते हैं तो हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है, तो अगर स्किन रैशेज एक आंख में हुए हैं तो दूसरी में भी होंगे, एक हाथ पे हुए हैं तो दूसरे में भी होंगे। इसी तरीके से सिमेट्रिकल रैशेज होंगे। इन रैशेज के साथ ही मसल्स जो होगी, जो प्रॉक्सिमल मसल्स है यानी हमारे नियर बाई बॉडी के जो मसल्स हैं, वो सबसे पहले वीक पड़ना शुरू होगी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होंगे। लेकिन इनिशियली जो आप फील करेंगे वो इस तरीके से कि कुछ भी एक्टिविटी करते हुए आपको शायद थकावट फील हो, आपको ऐसे लगेगा कि बहुत जल्दी आप थक रहे हैं, आपसे चलना उठना बैठना भी आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, आपको कुछ भी चीज़ धीरे धीरे ग्रिप करने में भी प्रॉब्लम होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी भी कोई चीज़ अपनी किसी एरिया से उठा रहे हैं तो वो चीज़ उठाने में प्रॉब्लम होगी, चेयर से उठने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि मसल वीकनेस इतना ज़्यादा होना लग जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है अचानक से सुबह आप उठे और आपकी मसल्स इतनी वीक हो गई, ऐसा नहीं है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपकी चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे जॉइंट्स या मसल्स की प्रॉब्लम हो,
उनका भी सभी डिजीज़ जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, सोराइसिस हो, स्किन का एक्जिमा हो, नॉर्मल स्किन एक्जिमा हो, अर्टिकेरिया हो, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, इन सब का लुकआउट जो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है उससे बहुत कोरिलेट करेगा। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी किसी भी बीमारी का एक से दूसरे का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप नहीं कर पाएंगे, आपका डॉक्टर ही करेगा। जो डर्मेटोमाइटिस है ये प्रॉब्लम, इसके अंदर जो कंप्लेंट्स हो रही हैं वो आपकी किसी भी जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ हो या स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो, मैंने बताया उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, तो आप लोग तो बिल्कुल भी इसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। बट होम्योपैथी का बेस्ट है कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। तो जो सिम्टम, जो कंप्लेंट्स आप हमें बताएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली आपको क्योर मिलेगा, आप ठीक होंगे। इसमें जो टिपिकल साइन है, जो 3-4 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपका सिमेट्रिकल जो पैटर्न रहेगा बीमारी का या रैशेज का, वो सिमेट्रिकल होगा, यानी दोनों ही, अगर 2 आंखें दोनों में होगा, दोनों हाथों में होगा, चेस्ट के अंदर ऐसे लगेगा कि वी शेप की तरह रेडनेस दिखेगी, शॉल साइन जो सिमिलर ऐसे लगेंगे जैसे शायद कोई एक एलर्जी हो गई हो किसी चीज़ से। बट अगर ये टाइम के साथ नहीं जा रहे हैं तो इट विल नॉट बी अ एलर्जी, इट इज़ नॉट अ सिंपल एनी स्किन रैशेज। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि कोई अगर छोटा मोटा रैशेज है, इंसेक्ट बाइट है, कोई एलर्जी है, तो वो टाइम के साथ चली जाएगी, ट्रीटमेंट के साथ भी चली जाएगी। बट अगर नहीं जा रही है तो विदाउट एनी डॉक्टर ट्रीटमेंट कुछ भी घर पे इस तरीके से अपने स्किन सिम्टम्स को कभी भी सप्रेस ना करें, क्योंकि वो किसी भी इंटरनल ऑर्गन की बीमारी का एक्सप्रेशन है, ये कंफर्म है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो हमारे ये नेल्स के चारों तरफ क्यूटिकल होते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, एल्बो में, नी में, एंकल पे, ये जो जॉइंट्स हैं इनके ऊपर स्किन रैशेस बन जाते हैं। इस तरीके का लगता है जैसे कि काइंड ऑफ सोराइसिस बन सकता है। ये इस तरीके का आपको लगेगा बाहर से देखने में कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अचानक से जो पुराने कुष्ठ रोग की आप फोटोज देखते थे, जो फोटोज हमने देखी है अब तक, उन फोटोज को कहीं ना कहीं ये सिमिलर करेगा। बट इनके टिपिकल साइन होते हैं, गैथ्रोन पेप्यूल्स बन जाते हैं, गैथ्रोन साइन इसका है। स्किन, हाथ ऐसे लगेंगे जैसे मैकेनिक्स के हाथ हो, इसलिए इसमें मैकेनिक्स हैंड बोलते हैं। तो बहुत टिपिकल साइन है, ये सब आपके डॉक्टर ही आपको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी स्किन डिजीज के जो मैनिफेस्टेशन है उसको सप्रेस ना करें। अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, पेशेंट्स के साथ अपनी जो भी कंप्लेंट्स है वो बताते जाएं, क्योंकि एटलीस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। ऊपर से आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम एकदम वीकन हो जाएगा और उस टाइम में आपको इन्फेक्शन पकड़ने के हाईएस्ट चांसेस रहेंगे और उससे निकल पाना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ आप देखेंगे तो होम्योपैथी के अंदर आपके जो सिम्टम्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। ऑटो इम्यून डिजीज में यू नो कि ऑलरेडी कॉज अननोन होता है, तो जब कॉज ही नहीं है तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही चलता है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे और पैथीज हो। तो होम्योपैथी तो ऑलरेडी वर्कआउट करती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे। तो जब भी आप सिम्टम्स दिखाएंगे, जो सिम्टम्स आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग जब भी आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली आपका क्योर होगा। इवन मेडिसिन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। बट मैंने देखा है कि आम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें वहाँ पे ये स्टीरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेशन से बचना है तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आए हैं और अब वो डॉक्टर आपको एक ही रात के अंदर ठीक कर दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इट विल बी अ टाइम टेकन, ये आपका टाइम ले सकती है। और ऐसा होम्योपैथी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी है, क्योर भी है। रतन राजपूत की जो ऑटो इम्यून डिजीज हुई थी, उन्होंने खुद बताया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनका वो एकदम ठीक हो गया। वहीं पे क्यों हो
गया, क्योंकि उन्होंने एक तो डॉक्टर के साथ खुल के अपनी बात रखी, अपनी बात कही, अपनी पूरी बचपन से लेके अब तक की हिस्ट्री उनके साथ शेयर की, और वो सिंसियरली उनके टच में रही, जितना भी उनका टाइम लगा, बट वो डॉक्टर के टच में रही और उनका वो ट्रीटमेंट एकदम ठीक हो गई, वो बीमारी उनकी एकदम ठीक हो गई। तो होम्योपैथी में भी आपको ये ज़रूर है कि अपने डॉक्टर के साथ सिंसियरली उनको फॉलो करना है, उनका ट्रीटमेंट लेना है। बट हमने देखा है कि पेशेंट्स, ऑब्वियसली मैं आपको बोलूँगी, अगर हमारी ओपीडी में 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 80 पेशेंट्स तो हमारे पास आफ्टर द एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही आते हैं कि हम उनका ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो चुके हैं, हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। एंड नाउ वो चाहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर उन्हें एक ही दिन में ठीक कर दे। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही दिन में तो कोई जादू नहीं है, कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है जो हम आपको खिला दें, पिला दें और आप ठीक हो जाए। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि विद इन अ डे, विद इन अ 2 डे आप ठीक हो गए। तो वो उनकी हिस्ट्री पे है कि पेशेंट हमारे साथ कितना जेन्युइन रहा, कितना उसने हमें ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अदरवाइज तो हम 3-4 सिटिंग में तो सिर्फ पेशेंट से उनकी रियल प्रॉब्लम के बारे में ही पूछते जाते हैं। अभी हालत ये है कि पेशेंट आके खुद ही बोल देंगे ये रैशेज है, ये एक्जिमा है, ये सोराइसिस है, अपनी बीमारी का खुद ही अपना नामकरण कर लेंगे और उसके बारे में डॉक्टर से सीधा कि ये ट्रीटमेंट दे दो, वो ट्रीटमेंट दे दो, इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर दो, ये लिया था, वो लिया था। मतलब आप खुद ही घर बैठे अपनी बीमारियां ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो जब से ये पैटर्न चालू हुआ है तब से ही लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं, तब से ही बीमारियों का इलाज असंभव सा होने लग गया है और ब्लेम आ जाता है इन पैथीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिंसियरली अगर ठीक होना है तो अगर एक पिंपल भी हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको जो डॉक्टर है उनकी कंसल्टेंसी के बाद ही लेना चाहिए। और यही एक रीज़न है मेरा कि मैं कभी भी अपने वीडियोस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नहीं बताती किसी भी बीमारी का नाम लेके। वो इसलिए भी है कि जो आपकी बीमारी है उसके लक्षण क्या है, वो किस वजह से हुई है। और होम्योपैथी के अंदर तो माइंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये हमें पता है कि जैसे हमारा डीएनए एक दूसरे से नहीं मिलता, वैसे ही एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, डिफरेंट है। वो चाहे किसी भी पॉइंट पे हो बट वो डिफरेंट है। इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोस में प्रॉपर एक मेडिसिन बोल दूं कि ये इस बीमारी की है, ऐसे करके कभी मैं किसी को मिसगाइड नहीं करती हूँ। बट यस, जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो मैं डिटेल में आपसे वो पूरा हिस्ट्री लेके कोशिश करती हूँ जितनी हिस्ट्री मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करूँ। और मुझे इसमें सक्सेस भी मिलती है जब मैं इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करती हूँ, बिकॉज मैं आपको कभी भी कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं बताना चाहती। और होम्योपैथी में तो डेफिनेटली एक बीमारी के लिए कोई एक मेडिसिन हम लोग डिक्लेयर कर दें ये नहीं है। ऑफकोर्स अगर एक्यूट है तो कई लोगों को एक मेडिसिन जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर एक मेडिसिन ने किसी क्रोनिक बीमारी में काम किया है तो वही मेडिसिन उसी क्रोनिक बीमारी में दूसरे बंदे को काम करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये बीमारी क्रोनिक यानी बहुत पुरानी है या रिपीटेटिव है तो डेफिनेटली आपको अपनी हिस्ट्री, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर जाना होगा और ट्रीटमेंट लेना होगा। मेरे वीडियोस पे कमेंट करके भी अपने कंप्लेंट्स बता सकते हैं, मैं रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूँगी। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है बिकॉज हमने इतना ओपीडी में ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स जो है वो अपनी बीमारियों को लेके इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस वो ये है कि हमारे स्किन जो है या हमारा जो अपीयरेंस है वो गंदा नहीं दिखना चाहिए सिंगल अ डे, सिंगल अ टाइम। बट वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जादू की पुड़िया उन्हें मिल जाए जिससे वो रातों की रात एकदम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद आते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, डेफिनेटली आपको क्योर मिलेगा। होम्योपैथी डेफिनेटली आपका जो
डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेस को तो स्लो डाउन डेफिनेटली करेगी। यही है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्योर नहीं होती है। जहाँ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वहीं हमारे होम्योपैथी के अंदर पीछे साइंटिफिक बेसिस भी है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू मियाज्म, अकॉर्डिंग टू सिम्टम टोटलिटी जब हम पेशेंट्स को देंगे, बिकॉज डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो करना ही है कि क्या ये बीमारी दूसरों से अलग कैसे है, कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं। अगर उनके ऊपर भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है तो ऑलरेडी होम्योपैथी तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ही वर्कआउट करती है। मैंने इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया बिकॉज मुझे लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग नहीं पकड़ पाएंगे। आपने देखा होगा उन्हें भी बिल्कुल अंदाज़ा तक नहीं था कि अचानक से उनको ऐसी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स आए होंगे जिसको उन्होंने अवॉइड किया है या उनको अलग से ऐसा ट्रीटमेंट लिया है कि शायद ये नॉर्मल कोई रैशेज़ हैं, शायद नॉर्मली कोई थकावट है काम की वजह से। एक इवन जो आपको नॉर्मल थकावट है काम की वजह से वो 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, बट अगर आपको रेगुलर में ये फील हो कि डेली की डेली आपकी थकावट होती जा रही है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई और रीज़न है। आपको वो फाइंड आउट करना है अवॉइड करने की जगह। अभी भागते ज़िंदगी में सभी लोग अपने आप को कमाने में और भगाने में लगे हैं, जबकि हेल्थ को सभी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप लोगों को भी, क्योंकि जितना सिंसियर आप रहेंगे अपनी बीमारी को लेके, तभी आपका डॉक्टर या आपका जो भी साथ का, चाहे आप घर के लोगों को देख लीजिए, अगर आप अपनी बीमारी को सीरियस लेंगे, सिंसियर रहेंगे, तभी वो लोग भी उतने ही सीरियस और सिंसियर होंगे आपकी बीमारी को लेके। तो डॉक्टर एंड अदर स्टाफ तो डेफिनेटली सिंसियर होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू पे देम। जब आप उन्हें पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपना काम अच्छे से करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपका सीरियस होना अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।